नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट का सेकेंड पेपर प्राचीन भारत का इतिहास में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्राचीन भारत के इतिहास के जो विभिन्न घटनाक्रम हैं उनमें मौर्य काल का विशेष महत्व है। पहला इसीलिए क्योंकि पहली बार भारत के इतिहास में इतना विस्तृत साम्राज्य शामिल हुआ था, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली बार जो भारत का स्वरूप आज हम देखते हैं वह भौगोलिक रूप से और राजनीतिक रूप से लगभग पहली बार इतना विस्तृत क्षेत्र भारतीय साम्राज्य में शामिल हुआ। मौर्य काल में जो साम्राज्य है उसका विस्तार हिंदू कुश की पर्वतमाला से लेकर बंगाल तक था, और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण भारत में उत्तरी मैसूर तक इसका विस्तार था। और यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पहली बार भारतीय इतिहास में किसी भी शासक या राजवंश के अंतर्गत इतने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया गया था। विभिन्न राजवंशों के इतिहास में भी मौर्य वंश का जो स्थान है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न जो जनपद थे, जो 16 महाजनपद जिनमें से विकसित हुए थे, उनमें धीरे धीरे मगध का महत्व बढ़ने लगा, और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में विकसित हुआ। और वहीं पर सबसे प्रथम जो राजवंश है हर्यंक वंश, उसकी स्थापना हुई, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यंक वंश के बाद में मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई, और उसके पश्चात महापद्म नंद ने नंद वंश की वहाँ स्थापना की, जिसके अंतिम शासक धननंद थे, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इस प्रकार से जो विभिन्न राजवंशों का इतिहास है उसमें भी मौर्य वंश महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि सबसे अधिक विस्तृत साम्राज्य मौर्य वंश के अंतर्गत ही था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने भारत के कई भागों पर अपना शासन स्थापित किया। इसके अलावा भी मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पहली बार भारत को राजनीतिक एकता प्राप्त हुई, और जो भौगोलिक एकता है उसके साथ साथ एक ही राजवंश के द्वारा शासन होने के कारण से राजनीतिक एकता की भी स्थापना हुई। और ये कहा जा सकता है कि जो भारत का स्वरूप है, जो वर्तमान देखा जाता है, वह कुछ कुछ इसी तरह का मौर्य साम्राज्य से दृष्टिगोचर होने लगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि भारत राजनीतिक रूप से एक हुआ। इसका दूसरा जो महत्व है वह कालक्रम के निर्धारण में है, क्योंकि इसी काल में भारत यूनानियों के संपर्क में आया, और इससे पूर्व सिकंदर महान का आक्रमण भारत पर भी हुआ था, जिसके कारण से यूनानी जो स्रोत हैं उसमें भी भारत का उल्लेख मिलता है। और उससे जो डेट्स हैं, जो तिथियों के निर्धारण की जो समस्या इससे पहले देखी जाती है, वह समाप्त होती है, क्योंकि 326 BCE में जो आक्रमण था यूनानियों का, उसके बाद से जो तिथियों का निर्धारण है वह आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि उस घटना से जो विभिन्न तिथियों का मिलान है वह किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भारत में जो कैलेंडर ईयर की समस्या थी वो भी सॉल्व हुई, और कालक्रम का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के आधार पर किया जा सका।
मौर्य काल में ही भारतीय पहली बार यूनानियों के संपर्क में आए और विदेशियों के संपर्क में आने से जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थे उनसे भी भारत का जो विभिन्न घटनाओं का निर्धारण है समय का और अन्य का, वह किया जा सका। और इस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर जो इतिहास है उसका अध्ययन करने में सुविधा होती है। इस प्रकार जो मौर्य काल है उसका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य साम्राज्य का महत्व इसीलिए भी अधिक है क्योंकि पहली बार भारत के इतने बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार के शासन की स्थापना की गई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान चंद्रगुप्त मौर्य का माना जा सकता है, जिसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। और इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, उसने भी भारत में जो प्रशासन की स्थापना थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए स्रोत भी काफ़ी हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसको माना जाता है। इसके अलावा मैगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेखों का निर्माण करवाया और इनके माध्यम से भी मौर्य काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और क्योंकि यूनानियों से संपर्क हुआ था, इसीलिए यूनानी रचनाओं में भी कई सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। और इस प्रकार से जो इससे पहले की जो समस्या थी प्राचीन भारत के इतिहास में कि स्रोत अत्यधिक सीमित थे, उस समस्या का भी यहाँ पर निदान होता है, क्योंकि मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए काफ़ी अधिक स्रोत उपलब्ध हैं। जैसी कि इससे पूर्व व्यवस्था चली आ रही थी, जो शासन है मूल रूप से राजतंत्रात्मक ही रहा, जिसमें राजा जो है वह सर्वशक्तिशाली था। लेकिन एक विस्तृत साम्राज्य होने के कारण से साम्राज्य को विभिन्न भागों में बांट दिया गया था और इसीलिए प्रांतीय शासन की स्थापना भी पहली बार की गई। केंद्रीय शासन में सर्वप्रमुख स्थान राजा का ही था और इससे पहले जो राजत्व का सिद्धांत या जो राजत्व की अवधारणा चली आ रही थी, उसी धारणा के आधार पर जो राजा है वह अपना स्थान प्राप्त करता था और सामान्यतः आनुवंशिक आधार पर राजा को उसका जो स्थान है वह प्राप्त हुआ करता था और राजा के द्वारा ही उसका जो उत्तराधिकारी है, उसका जो सक्सेसर है, वह नियुक्त कर दिया जाता था, जो कि सामान्य तौर पर जो ज्येष्ठ पुत्र था वही होता था। लेकिन इसके अलावा भी अन्य उदाहरण भी हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो मुख्य रूप से आनुवंशिक आधार पर राजा अपना स्थान प्राप्त किया करता था और क्योंकि राजा के पास ही समस्त शक्तियाँ हुआ करती थी, इसीलिए वह स्वेच्छाचारी भी हो सकता था। हालांकि उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए यहाँ पर एक मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। राजा को लगभग सभी अधिकार प्राप्त थे। नियुक्ति देने का या किसी भी पद से हटाने का निर्णय राजा स्वयं लिया करता था और इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार से सभी नियमों को बनाने से लेकर के उनका पालन करवाना और उनका पालन सही रूप से हो रहा है या नहीं, इस बात की जानकारी रखना और यदि नहीं हो रहा है तो न्याय प्रदान करना या जो दोषी हैं उन्हें दंडित करना, ये सभी अधिकार राजा के पास ही हुआ करते थे और इसीलिए राजा सर्वशक्तिशाली था और उसे समस्त शक्तियों का स्वामी भी माना जाता था। इस प्रकार इतनी अधिक शक्तियों के होने से जो राजा के स्वेच्छाचारी होने का
जो संशय था उसे ठीक करने के लिए जिस प्रकार से वैदिक काल में सभा और समिति का निर्धारण किया गया था, मौर्य काल में चाणक्य ने यह तथ्य स्थापित किया था कि राजा की भलाई प्रजा की भलाई में ही निहित है और इसीलिए राजा को प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने के लिए उत्तरदायी माना गया था। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र में इसका विवरण दिया है कि राजा को किस प्रकार से प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए और इसीलिए उसकी सारी शक्तियाँ इस तरफ केंद्रित कर दी गई कि प्रजा की भलाई के लिए अधिकाधिक कार्य किया जा सके और इसीलिए समस्त शक्तियों के होते हुए भी प्रजाहित के कार्य करने को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। राजा को विभिन्न कार्यों में उसकी सहायता करने के लिए एक परिषद थी जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था।